तो वेरी इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लगा सकते हैं। ऐसा कोई सेट ही नहीं मिलेगा पूरे अनसॉल्व्ड में, पूरे कोई पेपर नहीं मिलेगा 4-5 साल का जिसमें आप क्या है इसके सवाल ना पाइए। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, नर्स समीकरण डिराइव करते हैं। पहले जानते हैं क्या, ये देखिए एक वैज्ञानिक नर्स थे। ठीक है, कौन थे, वैज्ञानिक नर्स। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपकी एक समीकरण दिया था जो थी इस तरह, E बराबर ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF और लॉग यहां पर ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। तो E बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT बटा NF लॉग OX का मतलब हम समझेंगे ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, और यहाँ पर RED का मतलब समझेंगे रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है लड़कों अपचयन। तो ऑक्सीडेशन और नीचे क्या लिखा है, रिडक्शन। अब ये आपका आया कहां से, तो पहले हम लोग इसका क्या देख लेते हैं लड़कों, प्रूफ देख लेते हैं कि ये आया कहां से है। तो देखिए कक्षा 11 में एक चैप्टर है ऊष्मागतिकी, केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर है ऊष्मागतिकी, वहां पर एक आपका गिब्ज समीकरण था। क्या था लड़कों, गिब्ज समीकरण। तो ये अगर आपको ध्यान है तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर कक्षा 11 वाली चीजें बच्चों को क्या है याद नहीं रहती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हाँ गिब्ज समीकरण वहां पे ऊष्मागतिकी का चैप्टर था, वहां जाके आप देखेंगे तो इस डेल्टा जी का वैल्यू जो था वो होता है माइनस NF E सेल। क्या होता है, माइनस NF E सेल। अब यहाँ पे देखिए ये जो डेल्टा जी है लड़कों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये है आपका गिब्ज ऊर्जा। ठीक, इसमें सबका मान हमको पता होना चाहिए ना कि क्या क्या चीज है। ये जो N होता है ये होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। F क्या होता है, इसको कहते हैं फैराडे नियतांक। ठीक है, इसका मान क्या है, इसका नाम है फैराडे नियतांक। और E सेल आपका क्या है, आपका याद लो सेल विभव है। अब देखो ये डेल्टा जी है, जैसे यहाँ गिब्ज समीकरण है डेल्टा जी बराबर माइनस NF E सेल, उसी तरह अगर हम लोग मानक गिब्ज ऊर्जा, नॉट लगने का मतलब कौन सा शब्द जुड़ जाता है, मानक, मानक गिब्ज ऊर्जा का सूत्र निकालते हैं तो वो होता है माइनस NF E सेल, और इसके ऊपर क्या लगता है, नॉट लगता है। तो यहाँ पर G था तो यहाँ पर E सेल होगा, यहाँ पे G नॉट है तो यहाँ E नॉट सेल लगता है। तो ये क्या है, आपका गिब्ज समीकरण है। ये कहाँ से आया है, कक्षा 11 से आया है। अगर आपको याद नहीं है तो कक्षा 11 की जो किताब ले जाकर ऊष्मागतिकी वाला चैप्टर खोलना, वहां पर एक टॉपिक गिब्ज ऊर्जा है। अब इसके बाद देखिए ये दोनों गिब्ज ऊर्जा है, आपका एक गिब्ज समीकरण होता है। क्या होता है लड़कों, गिब्ज समीकरण द्वारा। तो गिब्ज समीकरण होता क्या है, वो होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। ठीक है, अब ये कहां से चीज आई, ये भी आपके कक्षा 11 से चीज। ज्यादातर कक्षा 12 के बच्चों को जो चीज नहीं समझ में आती है, देखी देखी नहीं लगती है, वो कहां से आती है, कक्षा 11 से, क्योंकि 11 में पढ़ाई तो किए ही नहीं। ठीक है, और चुपचाप सब सोचते हैं कि सब 12 में देख लेंगे, और 12 में जब यहाँ देखते हो तो ये देखा ही देखा नहीं लगता। जो बच्चा क्लास 11th में जो अच्छे से पढ़ा होगा उसको ये गिब्ज ऊर्जा और मानक गिब्ज ऊर्जा और गिब्ज समीकरण जो होता है ये दोनों क्या है उनको पता होता है। अब लड़कों यहाँ पे ये बताइए आप, इस गिब्ज समीकरण में डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का हम मान रख सकते हैं ना। तो डेल्टा जी का मान कितना है, माइनस NF E सेल बराबर, यहाँ पर डेल्टा जी नॉट है तो माइनस NF E सेल नॉट प्लस RT ln Q होता है। अब यहाँ पे देखो ये ln है, लॉग नहीं है ये। ठीक है, लॉग और ln में क्या अंतर होता है पता है,
ये भी आपका एक लॉग ही होता है, लेकिन इसका बेस जो होता है वो ई होता है, और जो लॉग होता है उसका बेस क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा समीकरण क्या है, माइनस एन एफ ई सेल माइनस एन एफ ई सेल, यहाँ आर टी एल एन क्यू है। अब यहाँ पे दो चेंज हम करेंगे, इस पूरे समीकरण को हम किससे भाग दे देंगे, माइनस के एन एफ से। तो माइनस के एन एफ से हम क्या कर दिए, भाग दिए। तो माइनस के एन एफ से भाग देने पर, तो यहाँ देखिए माइनस एन एफ ई सेल था, इसको हम किससे भाग देंगे, एन एफ से। माइनस का एन एफ ई नॉट सेल था, है ना, इसको किससे भाग देंगे, माइनस के एन एफ से। अब यहाँ पे देखिए प्लस का आर टी एल एन क्यू है, इसको किससे भाग देंगे, माइनस के एन एफ से भाग दे देंगे। तो ये बताइए माइनस का एन एफ और ये माइनस का एन एफ कट जाएगा कि नहीं, ये माइनस का एन एफ ये माइनस का एन एफ कट जाएगा। यहाँ केवल क्या बचेगा बच्चों, ई सेल बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, ई नॉट सेल बचेगा, और ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो आर टी अपॉन एन एफ और एल एन कितना होता है, क्यू। अब एक चीज बताएंगे, ये जो एल एन है इसको अगर हम लॉग में बदलते हैं, कभी भी याद रखिएगा, अगर ln को आपको लॉग में बदलना है तो आपको गुणा करना होता है 2.303 से। अगर आप 2.303 से गुणा कर देते हैं तो जहां पे ये वाला लॉग लिखा हुआ है, ln लिखा हुआ है, इसको हम इस वाले लॉग में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे ये समीकरण देखिए, ई सेल बराबर क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस, अब यहाँ पे हम इसको log q लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं, log q लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे किससे गुणा करना पड़ेगा, 2.303, तो यहाँ पे RT हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा, NF हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये log कितना हो गया, q हो गया, है ना। अब ये जो log q हो गया लड़कों, अब ये q क्या होता है याद रखिएगा, इस q की वैल्यू आप ऐसे समझ लो कि इस q की वैल्यू हम क्या रख देंगे, माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग, इसकी जगह रख देंगे ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। तो ये आपकी जो बन के आ जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, नर्स्ड इक्वेशन कहते हैं। जब इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो लड़कों ये जो आर है इसको कहते हैं, क्या है ये आर, क्या है इसको बताइए, आर क्या है, ये गैस नियतांक है, ठीक है। आर क्या है आपका, गैस नियतांक है, इसका मान फिक्स होता है। टी जो है आपका ताप है, इसका मान फिक्स होगा, कितना होगा, मानक लगा है तो क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। एफ जो है फैराडे नियतांक होता है, यानी ये वाली चीज और ये वाली चीज तीनों क्या है, कांस्टेंट है। तो जब ये कांस्टेंट है तो बार बार सवाल में रखकर कैलकुलेशन करने से बढ़िया क्या है, हम यहीं पर रख लें और काट पीट के जितना आए, ताकि ये सवाल में बार बार इनका मान हम लोग को रखना ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये जो आर लड़को होता है एक गैस नियतांक है, इसका मान क्या होगा, 8.314। टेम्परेचर हमको मानक करना है, इसलिए 25 डिग्री सेल्सियस। इस 25 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में रखेंगे, तो इसमें हम लोग कितना जोड़ देंगे, 273। तो इसको आप जब जोड़िएगा तो 5 3 कितना हो गया, 8 और 7 2 9, 298 केल्विन हो गया। इसके बाद ये जो लड़को होता है एफ, इसको हम लोग कहते हैं फैराडे नियतांक। अगर आपको याद नहीं है तो याद रख लीजिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक का मान होता है 96,500 जूल, 96,500 जूल। अब ये सारा वैल्यू हम लोग कहाँ रख देंगे, इसके पास। तो E बराबर E नॉट माइनस 2.303, R का मान कितना है 8.314, T का मान कितना आएगा 298। केवल हमको N का मान नहीं पता है और F का मान 96,500। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, log OX बटे RED। तो यहाँ पे देखिए ये इतना वैल्यू, कितना, ये जो नंबर दिख रहा है, इन सब को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पे काटना नहीं है कि इसका गुणा इसमें करिए फिर गुणा करने के बाद भाग दीजिए। केवल आप डायरेक्ट याद रख लो, E बराबर E नॉट माइनस
ये इतनी चीज जब आप भाग देंगे तो आएगा 0.0591 और नीचे कौन बचा रह जाएगा, n। यहाँ पे क्या है, log OX अपॉन RED। ये आपका क्या है, नर्स समीकरण, और ये भी आपका क्या है, नर्स समीकरण। जब पेपर में लिखने को आएगा तो ज्यादा अच्छा है कि आप इसको लिखें, लेकिन जब सवाल हम लगाएंगे तो सवालों में कौन सा प्रयोग करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि इसमें मान हमको कम रखना पड़ेगा, है ना। इसमें मान हमको क्या करना पड़ेगा, केवल n का मान रखना पड़ेगा। और इस वाले में अगर सॉल्व करने लगेंगे तो R, T और F इतनी वैल्यू बार बार सॉल्व करनी पड़ेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें बार बार ना सॉल्व करना पड़े, इसलिए इसको यहीं पे सॉल्व कर लिया। और सॉल्व करने के बाद कितना है, 0.0591 और बटे में कितना है, n। तो ये आपका क्या है, इससे हम लोग अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे। अब ये जो नर्स समीकरण है इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल इसके जो है आप इसको बांट सकते हो दो प्रकार से, ठीक है। यानी इसमें ऐसा समझ लो आप कि इसके न्यूमेरिकल जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला टाइप का हम पहले करेंगे, उसके बाद एक दूसरे टाइप का भी करेंगे, ठीक है। अगर इसी को आप ध्यान से समझ लेंगे, सारी चीजें एक एक चीज अगर आप पॉइंट समझ लेते हैं तो कोई भी सवाल इसका क्या होगा, कठिन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले टाइप का सवाल है। अब बात आई कि पहचानेंगे कैसे कि किस टाइप का सवाल है ना। तो याद रखिएगा यहाँ लिखा हुआ है सांद्रता समान हो। देखिए आपको कुछ सवाल का जो पैटर्न होगा इस तरह का होगा, निम्नलिखित सेल के लिए ईएमएफ विद्युत वाहक बल की गणना करें। ये इस तरह एक इक्वेशन दी होगी लड़कों, ये जो डिब्बे में हम बंद कर रहे हैं ये क्या है, इक्वेशन दी होगी, और इसको हम लोग कहते हैं सेल का इक्वेशन, ठीक है। कौन सा इक्वेशन, सेल समीकरण या सेल का इक्वेशन कहेंगे। फिर उसके बाद इसमें दो धातुएं होंगी, जैसे यहाँ पे एक जिंक है और यहाँ पर आपका एक क्या है, CuNe कॉपर है। अब हर सवाल में अलग अलग धातु उपयोग की जा सकती है, किसी में जिंक के साथ या कॉपर के साथ एल्युमिनियम ले लेगा, ठीक है, मैग्नीशियम ले लेगा, तो अलग अलग रहेगा। और जिन धातुओं को लिया है, जैसे ये जिंक का लिया है तो यहाँ पर देखिए जिंक का विभव आपको बताया रहेगा, वोल्ट, इतना वोल्ट बताया है। फिर इस इलेक्ट्रोड विभव, यहाँ पर कॉपर लिया है तो कॉपर का बताया होगा। ये इलेक्ट्रोडों का विभव है, हमको क्या निकालना है, सेल का ईएमएफ निकालना है, यानी हमें ई सेल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। तो अब देखिए इसको पहचानेंगे कैसे कि ये पहले तरह का सवाल है। हमेशा ये जो सेल इक्वेशन दी होगी इसमें दोनों धातुएं लिखी होंगी, जिंक और जिंक +2, कॉपर कॉपर +2। तो इससे पकड़ लिया कि यहाँ पर जिंक और कॉपर है, तो उसी के जस्ट बगल में देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, इस डिब्बे में देखिए 1m। तो यहाँ क्या है, 1 मोलर सांद्रता दिया है, और इधर भी कितना दिया है, 1m। तो पहले प्रकार का सवाल लड़कों वो वाला बनता है जिसमें दोनों धातुओं के पास जो सांद्रता दी रखी है वो बराबर होगी। जैसे इधर 1m है तो इधर भी 1m है। अभी यहाँ पर 0.01 होता तो इधर भी 0.01 होना चाहिए था। जितनी सांद्रता, इधर 2m है तो इधर भी आपकी 2m होनी चाहिए। अगर सांद्रताएं बराबर हैं तो ये पहले तरह का सवाल आपका बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 मोलर सांद्रता, तो यहाँ पे भी 1 मोलर सांद्रता। तो जैसे ही हमने देखा कि सांद्रता तो बराबर है, इसका मतलब कौन सा सवाल बन गया, ये पहले तरह का सवाल बन गया। अब दूसरा काम हमको, पहला काम हमने देखा कि ये किस तरह का सवाल है, बराबर सांद्रता वाला है, हमने दिमाग में क्या है, नोट कर लिया। अब इसके बाद अब हमको ये देखना होगा लड़कों कि ये जो दो धातुएं दी हैं, जिंक दिया है और उसके बाद कॉपर दिया है, तो इनमें से किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। क्या देखना पड़ेगा, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, या फिर हिंदी में ही लिख दें तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, आपको ये पता करना पड़ेगा। और किसका अपचयन हो रहा है, आपको ये पता करना पड़ेगा। अपचयन को हमने RED से लिखते हैं, रिडक्शन। तो देखिए ऑक्सीकरण किसका होगा, याद रखना, पहले यहाँ पे जिंक था और वो किस में चेंज हो गया, जिंक +2 में। तो +2 में तभी कोई चेंज होता है, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, तो इलेक्ट्रॉन को देना ही तो ऑक्सीकरण होता है। तो इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है जिंक का। और अगर आपने ऑक्सीकरण पकड़ लिया तो उसका जस्ट अपोजिट यहाँ क्या होता होगा, अपचयन होता होगा।
तो या तो आप ऐसे समझ जाएं कि जिंक था वो किस में बदला है, जिंक +2 में, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, ऐसे याद कर लो। और अगर एकदम गधा छाप हो, ठीक है, कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसमें, तो उसका भी तरीका बता रहे हैं। जिसमें बाद में प्लस चार्ज आए, जिसमें बाद में प्लस चार्ज आएगा वो क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा। तो देखो जहां पे जिंक है और बाद में क्या है, प्लस चार्ज आ गया, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यहां पर पहले ही प्लस चार्ज है और बाद में चार्ज हट गया, तो जिसमें पहले ही चार्ज होता है वो अपचयन है, और जिसमें बाद में चार्ज आता है वो क्या है, ऑक्सीकरण। तो इसको गधा छाप पढ़ाई कहते हैं, कि आप इसको जो है गधों की तरह रट लें। लेकिन अगर दिमाग से काम करेंगे तो पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकलना, और जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। ये पता है कि नहीं भाई? अगर कोई जैसे सोडियम है, ये पढ़ते आए हो भाई, सोडियम है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो इस पर कितना चार्ज आ गया, 1, तभी तो वो इनमें प्लस बन जाता था। कक्षा 11 में बंध वाले में पढ़े हो ना। तो इसका मतलब ये जो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा उस पर प्लस चार्ज। तो यहाँ जिंक पे पहले चार्ज नहीं था, बाद में इसमें प्लस चार्ज आ गया, इसका मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और अपचयन फिर किसका होगा, कॉपर का। और दूसरी चीज, एक चीज हम पढ़ा रहे थे आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो वहां पे एक चीज मैंने तुमको बताई थी, कहा था कि एक चीज याद कर लो, लोन। क्या याद कर लो, लोन। तो लोन से क्या पता चलेगा, सुनो इधर, एल से होता है लेफ्ट साइड, ओ से ऑक्सीडेशन, और ए से क्या होता है, एनोड, और एन से क्या होता है, निगेटिव। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना था। इस लेफ्ट और निगेटिव से यहां काम नहीं आएगा, यहां इससे आएगा, ऑक्सीडेशन एंड एनोड। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो किसका मान होगा, एनोड का। इसका मतलब जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जिंक वाला क्या हो जाएगा, एनोड। तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन, और ये क्या हो जाएगा, कैथोड। इतनी चीजें ही, अगर इतनी चीज आप पकड़ लिए तो अब इस सवाल में कुछ बचा ही नहीं रहेगा। हाय ये बिल्कुल आसान सवाल, बस देखने में लग रहा है कि यार इतनी चीजें जाननी है, वो नई नई चीज है, इसलिए जैसे ही सवाल देखेंगे दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, बस काम खत्म। अब इसके बाद हमको चेक करना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो देखेंगे जिंक +2 में चला गया है, नहीं कह दिया कि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण होता किस पर है, एनोड पर। याद कैसे करेंगे, ओन से, लोन, तो ऑक्सीडेशन एनोड पे। इसका मतलब जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो एनोड का मान है, और जिसका अपचयन हो रहा है वो कैथोड का मान है। अब सीधी सीधी आप फार्मूला क्या लगाएंगे पता है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई क्या होता है, एनोड। बताए थे ना कि सेल का विभव निकालना है तो आप ईएमएफ निकालना है, तो आपको ई कैथोड और ई एनोड को माइनस करना पड़ेगा। अब सीधी बात बताओ, कैथोड कौन है, कॉपर वाला, तो पहले कौन लिखेंगे, कॉपर। कॉपर का कितना दिया है, 0.34, ये वाला माइनस लगा दिया। अब एनोड कौन होगा फिर, जिंक वाला। जिंक का मान कितना है, प्लस का 0.34, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 0.76, 4 और 6 10 की 0 हासिल आया 1, 8 3 11 1 1, तो कितना आ जाएगा 1.10 वोल्ट। और ये सवाल यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब ये देखने से कहोगे करे तो आप कुछ नहीं, केवल घटा ही दिए, तो लेकिन याद रखना ये सवाल में कुछ नहीं है, 3 नंबर में सवाल आएगा इतना बड़ा। अब कहोगे ये मैं तो खाली घटाना था, तो घटाने में देखो इधर ध्यान से, आप अगर सही सही कैथोड एनोड पकड़ ले गए तो इतना वैल्यू आएगी। कोई लड़का केवल याद रखते हैं कि घटाना है, तो वो लोग इसमें से इसको घटाने लगेंगे, यानी उल्टा कर देंगे, और जब उल्टा कर देंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो वैल्यू अलग आ जाएगी कि नहीं। इसलिए आपको एकदम एग्जैक्ट और सटीकता से पढ़ना है, कैथोड कौन है, एनोड कौन है। एनोड कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता होगा। दूसरे टाइप का सवाल है, पहले टाइप में जहां पे आपकी सांद्रता दोनों साइड की क्या थी, बराबर थी, उसको आप देख चुके, ठीक। अब सांद्रता बराबर ना होने का सवाल, जैसे ये सवाल देखिए, पूरा
फॉर्मेट उसी तरह होगा। निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। आपको दो धातुएं दी रहेंगी और एक सेल इक्वेशन दिया होगा। जैसे ये सेल इक्वेशन है ना, ये सेल का समीकरण है। यहाँ पर देखो अब धातु बदल दिया, उसमें जिंक कापर था, इसमें मैग्नीशियम और कापर है, तो वही रहेगा। Mg से बदल गया Mg+2 में और Cu+2 से बदल गया Cu में। इसके बगल में आयन के बगल में सांद्रता दी रहेगी आपके सोल्यूशन की, तो यहाँ कितनी है लड़को 0.1 और यहाँ पे कितनी है 1 × 10⁻³ इस 1 × 10⁻³ को हम लिख सकते हैं 0.001 ऐसे लिख सकते हो। नहीं 10⁻³ है तो इधर 3 अंक इधर दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब बताओ क्या इसकी सांद्रता दोनों की बराबर है? नहीं बराबर है। तो जिनमें नहीं बराबर है तो वो थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा और ये जो है आपका उस तरह से नहीं लगेगा। ठीक है, उसके पूरे जो स्टेप थे वो तो लगेंगे ही इसमें और एक्स्ट्रा भी बढ़ेगा। अब क्या बढ़ेगा और क्यों बढ़ता है ये भी बता देंगे। वहीं पर छोड़ देते हैं, इस पे आगे करते हैं ऐसा क्यों वो भी बताते हैं। तो पहले तो आप देखिए यहाँ पर सारा चीज फटाफट कर डालिए। दो धातुएं दे रखी हैं Mg+2 और Copper+2 कापर। तो इसमें आप ये देखिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका आपका ऑक्सीकरण हो रहा है लड़कों, ये बताइए आप। तो जल्दी बताओ किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? मैग्नीशियम का। तो ऑक्सीकरण अगर मैग्नीशियम का हो गया तो अपचयन किसका हो रहा होगा, है ना? Red किसका हो रहा है? CO का। ऑक्सीकरण होता है लड़कों तो किस पर होता है? एनोड पर। तो कापर क्या हो गया आपका? कैथोड की जगह लेगा। अब सीधा सीधा हमको क्या निकाल देना होगा लड़कों? E0 सेल। तो E0 सेल का मतलब होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। वही सवाल सेम टू सेम, कैथोड माइनस एनोड। अब जरा बताइए कैथोड कौन था? कापर वाला। कापर वाले की वैल्यू कितने दे रखे हैं? 0.15। यहाँ माइनस लगा है और एनोड फिर कौन हो गया? ये वाला माइनस का 2.37। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2.37, 7 5 12 की 2 हासिल आया 1, 3 1 4 रे की कितना हो जाएगा? 5 और 2 और 0 कितना हो जाएगा लड़कों? 2.52। ये कितना हो गया? इतना वोल्ट हो गया। अगर कंसंट्रेशन सेम होती, सांद्रता सेम होता तो हमने बताया था पहले वाले टाइप के सवाल को आप यहीं पे छोड़ दीजिएगा। लेकिन क्या इसमें सांद्रता बराबर है? तो सांद्रता इसमें बराबर नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको और आगे हल करना पड़ेगा और आगे हल करने के लिए आपको यहाँ पर नर्स समीकरण लगाना पड़ेगा। कौन सा समीकरण? नर्स समीकरण, नर्स इक्वेशन लगाना पड़ेगा। ध्यान से समझो फिर अपने आप लगा लोगे। नर्स समीकरण क्या होता है? E सेल बराबर क्या होता है? E0 सेल माइनस 0.0591 बाई n लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। अब एक चीज समझो, जब कंसंट्रेशन सेम होती है तो यहीं पे छोड़ देते हैं। कंसंट्रेशन सेम नहीं है, इसको क्यों लगा रहे हैं उसका रीजन बताएं। क्योंकि अगर कंसंट्रेशन सेम होगी तो ऑक्सीडेशन की जगह पे, जैसे इससे पिछले सवाल में यहाँ कितना था? 1 और यहाँ कितना था? 1, तो यहाँ पे भी 1 रखते और यहाँ पे भी 1 रखते, तो 1/1 कितना होता है? 1 होता है। और log 1 का मान कितना आ जाता है? 0। तो ये इतना वाला पोर्शन क्या हो जाता है? 0। तो जब इसको 0 हो ही जाना है तो हम केवल यहीं तक निकाल लें तो आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए इस पर हम लोग क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। अभी अगर इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी तो इस चीज को आप छोड़ नहीं सकते। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? E सेल बराबर हमें निकालना है, E0 सेल यही होगा जो यहाँ पर आपने निकाला। तो 2.52 माइनस 0.591 बटा n। n का मतलब होता है स्थानांतरित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ देखो Mg था, Mg+2 में चेंज हो गया, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए ना और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। तो कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ? 2 का। तो n की वैल्यू 2। अब यहाँ पे याद रखिएगा आपके क्लास 12th में जो है जितने भी सवाल है उनमें 90% सवालों में n की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। अगर नहीं समझ में आता है तो आप सीधे 2 रख के चले आना। ठीक है, 90% चांस रहेगा कि सवाल सही हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए लॉग रखा हमने। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था लड़को? Mg का। तो Mg का यहाँ कितना है? 0.1
1 और यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन की सांद्रता कितनी है, 0.001, तो 0.001। अब हमको इसको हल करना है। देखो लोगों, अब इसको हल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले इधर लॉग वाला हल करते हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, 3, यहाँ कितना है 1, 2 जीरो बढ़ा लें तो डिजिट बराबर हो गए कि नहीं, और अब दशमलव से उड़ गया। तो यहाँ पे देखिए ई सेल बराबर 2.52 माइनस 0.0591/2 लॉग हो गया। 1 के पहले यहाँ पर 0 का कोई महत्व नहीं, ये कितना हो गया log 100, और ये क्या हो गया 1 हो गया। तो हमें यहाँ पे कितने की वैल्यू रखनी है, log 100 की वैल्यू। अब याद रखिएगा log 1 की वैल्यू जो होती लड़कों वो 0, log 10 की वैल्यू 1, log 100 की वैल्यू 2, log 1000 की वैल्यू 3। तो ऐसे याद रख लो कि 10, 100, 1000 का निकालना हो तो जितने इसमें जीरो लगे हो उतना उसका वैल्यू होता है। तो जैसे 10 में कितना जीरो है, 1, तो इसकी वैल्यू 1। log 100 तो कितना जीरो है, 2, तो 2। log 1 में 1 को जीरो था, नहीं था, इसलिए इसका आंसर 0। तो यहाँ पर log 1000 में कितने जीरो, 3, तो इसकी वैल्यू 3। तो जीरो गिन लेना और वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। ठीक है, और भी आप याद करवाएंगे आगे अगर आपको जो है जरूरत पड़ेगी तो। वैसे log 2, log 3 ये सब की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इससे काम चल जाएगा। log 100 की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लड़कों, ई सेल बराबर 2.52 माइनस 0.0591 इंटू log 100 का मान 2, और नीचे यहाँ पे कितना है 2, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा कि नहीं। तो ई सेल बराबर कितना हो जाएगा, 2.52 में से घटाना है 0.0591। अब इसको घटाना भी आना चाहिए, 2.52 लिखा हुआ है, इसमें से घटाना है 0.0591। दशमलव के बाद 4 डिजिट, तो यहाँ भी 4 डिजिट होना जरूरी है। ठीक, अब घटाइए, यहाँ से हासिल लेंगे 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 था, 9 में से 9 गया 0, कैसे 9 में से 9 गया 0, और यहाँ 1 हो गया, यहाँ से हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया 6, यहाँ कितना बचा 4, और 2.46। तो ऐसा लिख सकते हैं हम 2.46 इतना 09 वोल्ट या 2.46 ही। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया।